आप देख सकते हैं हमारा आज का वीडियो बनने के लिए ये हमारा पूरा बहुत तैयार है। इससे हम जल्दी से वीडियो बनाएंगे। प्रिय विद्यार्थियों, YouTube चैनल में आपका स्वागत। मैं हूं बोरा राम, एसोसिएट प्रोफेसर फिजिक्स एंड ऑफिस सिटिंग प्रिंसिपल, गवर्नमेंट कॉलेज आबू रोड। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ई कंटेंट की इस श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, पोलर मॉलिक्यूल्स, polarizations of dielectric substance, atomic polarizability, unit of atomic polarization, and why is the capacity of a capacitance increase when a dielectric substance is filled in between the plates of a capacitor। तो देखिए अपन एक एक को पढ़ेंगे कि पहला टॉपिक है अपना नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। हिंदी में इसको कहते हैं अध्रुवीय अणु, यानी वह अणु जिसमें धनावेश व ऋणावेश के केंद्र एक दूसरे के संपाती होते हैं, यानी धनावेश का केंद्र भी और ऋणावेश का केंद्र दोनों एक ही होते हैं, दोनों के गुरुत्व केंद्र एक ही होते हैं। उसको अपन कहेंगे अध्रुवीय अणु। यानी जो नाभिक होती है उसका केंद्र धनावेश का केंद्र, और जो बाह्य कक्षा जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन दोनों का केंद्र कंसेंट्रिक का मतलब दोनों का सेंटर एक होता है। यदि सर्कल है तो दोनों का जो केंद्र बिंदु होता है एक ही होता है, उनके बीच का कोई डिस्टेंस नहीं होता है, उसको अपन कहेंगे अध्रुवीय अणु। तो ऐसे अणु जिसमें इसका कोई विद्युत द्विध्रुव गुण नहीं होता है, धनावेश व ऋणावेश के गुरुत्व केंद्र आपस में मिले होते हैं या संपाती होते हैं। इसके उदाहरण आप लिखिए, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, बहुत सारे होते हैं। धनावेश का केंद्र भी वही और ऋणावेश का केंद्र भी वही होता है। अब आता है अपना ध्रुवीय अणु। ऐसे अणु जिसमें धनावेश व ऋणावेश के केंद्र एक दूसरे के संपाती नहीं होते, धनावेश व ऋणावेश के जो गुरुत्व केंद्र होते हैं वो आपस में मिले हुए नहीं होते, उसका कुछ क्या होता है, अंतराल होता है, और उस अंतराल के कारण अपन क्या कहते हैं, उसमें द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होता है। आप जानते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के बारे में आप पढ़ चुके हैं कि धनावेश और ऋणावेश दोनों समान परिमाण में होते हैं और एक दूसरे के अति निकट स्थित होते हैं, तो उनका द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, Q × D होता है। अब इसमें उदाहरण अपन लिखेंगे HCl, NH3, H2O, CH3OH। इसमें धनावेश और ऋणावेश के केंद्र एक दूसरे से थोड़ा सा डिस्टेंस किए हुए हैं, और इस डिस्टेंस के कारण क्या होता है, आपका द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होता है। अच्छा, अब इनका किसी भी क्षण जो है वो द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण मौजूद रहता है, क्योंकि आवेश और उनके बीच का डिस्टेंस हमेशा मौजूद रहता है। तो इनका क्या होता है, स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होता है, जबकि अध्रुवीय अणु का कोई स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता है। परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। अब है परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण, पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। तो पहले अपन डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस में पढ़ेंगे, जैसे आपके वैक्स है, मोम है, कांच है, तेल है, एबोनाइट है, ये सभी क्या होते हैं, परावैद्युत पदार्थ होते हैं। यानी परावैद्युत पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक से क्या होते हैं, दृढ़तापूर्वक बंधे रहते हैं, जकड़े रहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जब इन पर विद्युत क्षेत्र लगाते हैं या जब इसको संधारित्र की प्लेटों के बीच में रखते हैं, तो इसके धनावेश और ऋणावेश के केंद्र क्या होते हैं, विस्थापित हो जाते हैं। धन प्लेट की ओर क्या होते हैं, ऋणावेश आकर्षित होता है, और ऋण प्लेट की ओर क्या होता है, धनावेश आकर्षित होता है। धनावेश और ऋणावेश के केंद्र एक दूसरे से क्या होते हैं, हट जाते हैं, और वो संपातित नहीं होते हैं, थोड़े से विस्थापित हो जाते हैं। इसके कारण क्या हो जाता है, वो अध्रुवीय अणु से क्या हो जाते हैं, ध्रुवीय अणु बन जाते हैं। इसको कहते हैं ध्रुवण। तो इसमें क्या होगा कि धनावेश और ऋणावेश के केंद्र एक दूसरे से क्या होते हैं, विस्थापित हो जाते हैं, और वहाँ द्विध्रुव बनते हैं। द्विध्रुव बनते हैं और उसके कारण भी क्या होता है, विद्युत क्षेत्र प्रेरित होता है। एक तो आपने बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाया, और एक उसमें क्या होगा, जो आपका परावैद्युत पदार्थ है उसकी पृष्ठ पर जो आवेश उत्पन्न हुआ, प्रेरित आवेश हुआ, उससे भी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ, तो उस विद्युत क्षेत्र की दिशा उस आरोपित विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध होती है। इस कारण उसका क्या होगा, परिणामी विद्युत क्षेत्र घट जाता है। इसको अपन क्या कहते हैं, परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण कहते हैं। यानी अध्रुवीय अणु किसमें बदल जाता है, इसमें ध्रुवीय अणु में बदल जाता है। अब देखिए आप कि जो द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होता है वो होता कितना उत्पन्न होता है। तो अपन कहेंगे कि किसी परावैद्युत पदार्थ को विद्युत क्षेत्र में रखने पर
उसमें उत्पन्न द्विध्रुव आघूर्ण का मान उसमें आरोपित विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होगा। यदि विद्युत क्षेत्र की वैल्यू आपकी ज़्यादा है तो उसमें क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण भी, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी अधिक उत्पन्न होगा, या धनावेश और ऋणावेश के केंद्रों के बीच की दूरी भी ज़्यादा होगी। ज़्यादा उनका क्या होता है, धनावेश और ऋणावेश के प्लेटों की ओर ज़्यादा क्या होता है, आकर्षण होता है, ज़्यादा खिंचाव हो जाता है। तो अपन कहेंगे कि पराविद्युत पदार्थों के ध्रुवण से उत्पन्न द्विध्रुव आघूर्ण P आरोपित विद्युत क्षेत्र E के समानुपाती होता है, यानी P प्रोपोर्शनल टू P बराबर अल्फा इंटू E। अल्फा क्या है, स्थिरांक है जिसको अपन परमाणुवीय ध्रुवणता कहते हैं, एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी कहते हैं। यदि एकांक आयतन में कितना अणु है, n अणु है, तो एक अणु में क्या होता है, जितना द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होता है n अणु में क्या होगा, उतना ही अधिक और उतना ही गुणा क्या हो जाएगा, द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होगा। यदि n का गुणा हो जाएगा P बराबर n अल्फा E, क्योंकि हर अणु में क्या होता है, धनावेश और ऋणावेश के केंद्र बनेंगे। 2 है तो 2 बनेंगे, 3 है तो 3 है, और 4 5 6 7 ऐसे n अणु है तो क्या हो जाएगा, द्विध्रुव आघूर्ण भी क्या हो जाएगा, n गुना हो जाएगा। अब अपन कहेंगे परमाणु ध्रुवणता अल्फा क्या है, अपनी नियतांक है P प्रोपोर्शनल टू E, P बराबर अल्फा इंटू E। अल्फा क्या है, कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को अपन क्या कहते हैं, परमाणु ध्रुवणता, एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी। इस अल्फा का मात्रक क्या होगा, अल्फा इक्वल टू P अपॉन E। P क्या होता है, Q इंटू D, और E क्या होता है, अपने पढ़ चुके हैं, V बटा L या V बटा D होता है। इसको कूलाम इंटू मीटर, इसको वोल्ट बटा मीटर, कूलाम बटा वोल्ट इंटू मीटर। अब अपन जानते हैं Q बराबर CV होता है, तो C बराबर Q बटा V। धारिता क्या होती है, कूलाम बटा वोल्ट, तो उसको कूलाम बटा वोल्ट कहते हैं, फैराड, और ये अपना मीटर स्क्वायर। तो परमाणु ध्रुवणता का मात्रक क्या होता है, फैराड इंटू मीटर स्क्वायर। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि अल्फा का मात्रक क्या है। अब अपन कहते हैं पराविद्युत का विद्युत ध्रुवण सदिश, या पराविद्युत का विद्युत ध्रुवण P जो होता है, एकांक आयतन में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के मान को उस पदार्थ का क्या कहते हैं, परावैद्युत विद्युत ध्रुवण कहते हैं। और P बराबर क्या होगा, द्विध्रुव आघूर्ण बटा आयतन, तो Q डैश इंटू D, आयतन को अपन क्या लिखेंगे, A इंटू डी, अल्फा स्क्वायर काट का क्षेत्रफल, संधारित्र के प्लेटों का क्षेत्रफल और उनके बीच की दूरी, तो P बराबर Q डैश अपॉन A। Q डैश क्या होगा, प्रेरित आवेश होगा। अब अपन कहेंगे कि संधारित्र के प्लेटों के बीच में परावैद्युत पदार्थ रखा जाए तो संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है, क्यों बढ़ जाती है, कि देखिए अपने कहा कि भाई संधारित्र के प्लेटों के बीच में परावैद्युत पदार्थ रखने से उनका क्या हो गया, ध्रुवण हो गया, वहाँ क्या बन गए, विद्युत द्विध्रुव बन गए, और उस विद्युत ध्रुवों के कारण क्या होगा, आवेश प्रेरित हुआ, प्रेरित आवेश होने के कारण उसमें विद्युत क्षेत्र हुआ, प्रेरित विद्युत क्षेत्र हुआ, उसकी दिशा आरोपित विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, इसके कारण उसका परिणामी विद्युत क्षेत्र E घट जाता है। जब E घट जाता है तो V बराबर E इंटू डी से अपना उसका विद्युत विभव भी घट जाता है, और अपना धारिता का क्या सूत्र होता है, C बराबर Q बटा V। तो V घट गया यानी कम संख्या का भाग लगेगा तो राशि बढ़ जाती है, तो C का मान बढ़ जाता है। अब कितना बढ़ जाता है, यदि उसका परावैद्युतांक एप्सिलॉन R है तो उसकी धारिता भी क्या करेगी, एप्सिलॉन R से बढ़ जाएगी। K है तो K गुना बढ़ जाएगी। यदि 5 है परावैद्युतांक तो उसकी धारिता क्या हो जाएगी, 5 से बढ़ जाएगी। पहले से मान लीजिए उसकी धारिता 2 है और 5 परावैद्युत वाले पदार्थ के अंदर उसको रख दिया, तो अब उसकी धारिता कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी, 5 गुना बढ़ जाएगी। तो ये था अपना टॉपिक जिसमें अपन कहेंगे पदार्थ में विद्युत क्षेत्र, यानी इन पदार्थों में जो ध्रुवण होता है उसके कारण भी क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होता है। इसको अपन आगे और पढ़ेंगे। आपका धन्यवाद।